हेलो दोस्तों, आज हम रिवीजन करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का। तो ये रिवीजन बहुत ही शॉर्ट में होना होएगा कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट होए। तो सबसे पहले ये हम समझेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया क्यों था। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इसलिए आया था क्योंकि हर इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको ये पता हो कि उन सबको इन्फॉर्मेशन लेने का राइट है। जैसे कि गवर्नमेंट अपना पैसा कहाँ लगा रही है, कहीं जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, ये सब जानने के लिए ये राइट आया था। क्योंकि जो हमको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उसमें एक आर्टिकल 19(1) है, उसमें लिखा हुआ है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हमको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिला हुआ है। तो हम किसी भी चीज़ के बारे में अपने जो हम सोचते हैं, जो हमारे स्पीच है, वो हम कब दे पाएंगे, जब हमको उस चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, जब हमको उस चीज़ के बारे में कुछ पता होगा, तभी ना हम अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर पाएंगे। ऐसे ही थोड़ी ना हम किसी चीज़ के बारे में कुछ भी बोल देंगे। तो इसीलिए हमको ये राइट मिला है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि हमको किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन हो तभी हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो सबसे पहले ये समझ लेंगे कि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, यह था 12 अक्टूबर 2005 में। और ये एक्ट जो है और ये जो राइट है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए ये नहीं है। और आगे हम पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? आरटीआई एक्ट कन्फर्स ऑन ऑल सिटीज़न राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट है वो सारे सिटीज़न को राइट टू इन्फॉर्मेशन देती है। आरटीआई एक्ट के द्वारा सारे सिटीज़न को राइट टू इन्फॉर्मेशन मिलता है। और आरटीआई एक्ट के द्वारा सारे लोग जो हैं, सिटीजन्स जो हैं, वो ये जान सकते हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो उनके पैसों का क्या यूज़ करें। पब्लिक सर्वेंट मतलब क्या हो गया कि पब्लिक सर्वेंट क्या हो गए? पब्लिक जो नेता होते हैं वो हो गए वो जो नेता लोग होते हैं वो पब्लिक के मतलब जनता के नौकर होते हैं। नाम से तो ये, या पब्लिक सर्वेंट मतलब कि जनता के नौकर। नाम से तो नौकर है, पर नाम से तो नौकर लग रहा है पब्लिक सर्वेंट, पर काम सारे राजाओं वाले हैं, है ना। यही है कि हम अपने पब्लिक सर्वेंट्स पे नज़र रख सकें कि वो हमारे पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। इसलिए हमको ये राइट मिला है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पब्लिक अथॉरिटी। तो पब्लिक अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? कोई भी अथॉरिटी, बॉडी या इंस्टीट्यूशन किसकी? सेल्फ गवर्नमेंट की, जो कि किसके कहाँ से बनाई गई है, या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशन से, या पार्लियामेंट से, या स्टेट लेजिस्लेचर से, या फिर किसी नोटिफिकेशन से बनाई गई है, उसे हम कहते हैं पब्लिक अथॉरिटी। अगर किसी बॉडी को कोई गवर्नमेंट ओन कर रही है या कंट्रोल कर रही है, या फिर सब्सटेंशियल फाइनेंस का मतलब कि ज़्यादातर पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ है, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी है। इसके अंदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी आएंगे जो कि सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिसमें गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, वो भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि LIC, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आएंगे। रिकॉर्ड। नेक्स्ट है रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है? तो रिकॉर्ड का मतलब होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट या फाइल, मतलब कोई डॉक्यूमेंट या फाइल, कोई चीज़ हो गई, या कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस बाई, जो कि कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है, और कोई भी डिवाइस जो मटेरियल प्रोड्यूस करता है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। तो रिकॉर्ड में क्या होता है? एनी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट, फाइल, एनी माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच एंड फैसीमाइल, एक कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी, एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेजेस embodied in such microfilm, any other material produced by the computer or any other device. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, कोई भी मटेरियल किसी भी फॉर्म में होगी, इंक्लूड्स उसके अंदर क्या क्या आता है? डॉक्यूमेंट, मेमोस, ईमेल्स, एडवाइजेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर ऑर्डर्स, लॉग बुक, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट, पेपर, सैम्पल्स, मॉडल, डेटा, मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है ये सब। नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन राइट लेना, किसे लेना? पब्लिक अथॉरिटी से। क्या लेना? टेकिंग नोट, एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड, inspection of work documents, records, taking certified copies, samples, material, obtaining information in the form of floppy disks, tapes, cassettes, in any other electronic mode or through the printouts, where such information is stored in a computer or in any other devices. इसे हम कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन की। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से, उसी को हम कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है।
नेक्स्ट है थर्ड पार्टी का क्या मतलब होता है? मीन्स एनी पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग ए रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स पब्लिक अथॉरिटी। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो कि सिटीज़न नहीं है, सिटीज़न के अलावा कोई भी अगर रिक्वेस्ट करता है कि हमको इन्फॉर्मेशन दो, तो उसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी की क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है, एवरी पब्लिक अथॉरिटी अंडर द एक्ट हैज़ बीन entrusted विद द ड्यूटी टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड पब्लिश मैनुअल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। की पब्लिक अथॉरिटी को क्या क्या चीज़ें सरेआम करनी है? सबसे पहले उनको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, मैनुअल्स पब्लिश करने हैं, और रूल्स रेगुलेशंस मैनुअल के सब पब्लिक करने हैं, इंस्ट्रक्शन देनी है, एंड ये सब करना है। एवरी पब्लिक अथॉरिटी हैज़ टू पब्लिश विद इन द 120 डेज ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। इनको ये कितने दिन के अंदर अंदर करना है? जब 120 दिन के अंदर अंदर ये सब करना है। पब्लिक अथॉरिटी हैज़ टू पब्लिश विद इन द 120 डेज ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, जब से वो पब्लिक अथॉरिटी ये शुरू होगा तब से 120 दिन के अंदर अंदर में करना है। ठीक है। द पर्टिकुलर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड ड्यूटीज़, अपने फंक्शन एंड ड्यूटीज़ बताना। द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिसर, पावर्स और ड्यूटीज़ ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ की ये बतानी है। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो अपने डिसीजन लेने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये बताना है। The norm set by it for the discharge of its function, the rules, regulation, instructions, manuals and record used by its एम्प्लॉयज़ फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या रूल्स, रेगुलेशन और इंस्ट्रक्शन मैनुअल सेट करी हुई है उनके फंक्शंस के लिए, ये बताया है उसमें। और नेक्स्ट है ए डायरेक्टरी ऑफ इट्स एम्प्लॉयर्स एंड ऑफिसर, कि एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर की क्या डायरेक्टरी है वो बताएंगे। इनको ये बताना है कि इनके बोर्ड मेंबर्स में कौन कौन है, इनके कमेटीज़ में कौन कौन है। फिर बताना है कि मंथली रेम्यूनरेशन, की हम ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ को मंथली कितना रेम्यूनरेशन देते हैं। फिर बताना है कि इनको सब्सिडीज़ वगैरह कितनी मिलती है। फिर बताना है कि रिसीट ऑफ कंसेशन परमिट्स अथॉरिटी, कि इनको सब्सिडीज़ कितनी मिलती है, कि इनको क्या क्या परमिशन मिली हुई है, क्या क्या अथॉरिटीज़ मिली हुई हैं, ये सब भी बताना है इन लोगों को। इन्हें ये भी बताना है कि इनके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। डिटेल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू और हेल्ड एट बाय इट रिड्यूस इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नेक्स्ट, द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पीआईओ की इंफॉर्मेशन, डेजिग्नेशन, नेम डेजिग्नेशन और सारी इंफॉर्मेशन किसकी? पीआईओ की, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की। एंड लास्ट वाला है सर्च अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये सारे पॉइंट्स लर्न करने ना, टोटल 10 कर लेना बस। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, कि जब हम इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, कि जब हम इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो किस तरीके से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। द एक्ट स्पेसिफाई द मैनर इन विच द रिक्वेस्ट मे बी मेड बाय सिटीज़न टू द अथॉरिटी फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन, कि कोई भी सिटीज़न जो है वो किसी अथॉरिटी को कैसे रिक्वेस्ट करता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो इसमें मैनर बताया हुआ है। एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड इन राइटिंग, एप्लीकेशन जो है वो हमने राइटिंग में देनी है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से दे सकते हैं, विद प्रिस्क्राइब फ़ी, और साथ में हमने फ़ीस भी देनी है जो कि प्रिस्क्राइब की हुई है टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। और ये फ़ीस किसको देनी है? पीआईओ को देनी है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को देनी है। तो इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड विद इन द 30 डेज़। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जब से हम रिक्वेस्ट करेंगे ना, जब से हम एप्लीकेशन देंगे तब से हमको 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर अगर हम असिस्टेंट पीआईओ से करते हैं रिक्वेस्ट, 35 डेज़ वेयर द रिक्वेस्ट इज़ गिवन टू द असिस्टेंट पीआईओ, तो 35 डेज़ में मिल जाएगी। 40 डेज़ इफ़ इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, और या फिर अगर थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो हमको 14 डेज़ में मिल जाएगी, 40 डेज़ में मिल जाएगी। 48 आवर्स वेयर द लाइफ और लिबर्टी इज़ इन्वॉल्व, अगर उस केस में लाइफ और लिबर्टी इन्वॉल्व है तो फिर हमको 48 आवर्स में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कितने दिन में? सबसे पहले तो 30 दिन में मिल जाएगी असिस्टेंट पीआईओ से लेकर 35 डेज़ में, और अगर थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 40 डेज़ में, अगर लाइफ और लिबर्टी का सवाल है तो 48 आवर्स में हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है कि जो भी हम अपनी फ़ीस को कैलकुलेट करने में, एस्टिमेशन ऑफ फ़ीस में जो भी टाइम लगता है ना, तो फिर उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। उसको हम काउंट नहीं करेंगे उन दिनों में, ठीक है। जो भी 30 दिन हो, जैसे 30 दिन का टाइम है, तो फिर अगर फ़ीस कैलकुलेट करने में जितना भी टाइम लग रहा है उसको हम नहीं करेंगे उन 30 दिनों में, ठीक है। और अगर 30 दिनों के बाद 30 दिन तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया, 30 दिन के बाद कोई भी नो एक्शन ऑन एप्लीकेशन, कोई भी एक्शन नहीं होता है 30 दिन तक, तो हम क्या मान लेंगे, डीम्ड रिफ्यूज़ल, कि हम मान लेंगे कि रिफ्यूज़ हो गई हमारी एप्लीकेशन। नो फ़ी फॉर डिलेड रिस्पॉन्स, अगर जो PIO वो बहुत ही लेट इन्फॉर्मेशन देती है, डिलेड रिस्पॉन्स देती है, तो हमको कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ PIO पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक क्या था, PIO होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इन्होंने गलत लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना PIO, लिख देती हूँ P, पर नहीं चल रहा, PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो इसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं वो हम पढ़ेंगे। PIO shall deal with the request from person seeking information and where the request cannot be made in writing। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ये देखता है कि जो पर्सन ने इन्फॉर्मेशन, जो किसी इंसान ने इन्फॉर्मेशन दिया वो राइटिंग में है या नहीं है, और अगर राइटिंग में नहीं होगी तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा कि इस इन्फॉर्मेशन को राइटिंग में दो। और उसको अगर उस इंसान को राइटिंग में नहीं देना आ रहा, किसी को एप्लीकेशन नहीं लिखनी आ रही है, तो फिर PIO जो है वो उसकी हेल्प करेगा राइट एप्लीकेशन को लिखने में, टू रेंडर रीजनेबल असिस्टेंट टू द पर्सन टू रिड्यूस द सेम इन राइटिंग, ठीक है। इसका मतलब ये है, इफ़ द इंफॉर्मेशन इज रिक्वेस्टेड इज हेल्ड बाय और सब्जेक्ट मैटर is closely connected with the function of other public authority, the PIO shall transfer within the 5 days, ठीक है। अगर ऐसा हुआ किसी केस में जो हमने इन्फॉर्मेशन है वो किसी और बॉडी को दे दी, जैसे कि हमने LIC को इन्फॉर्मेशन मांगी हुई थी और हमने गलती से वो हमारी जो एप्लीकेशन है वो चली गई SEBI के पास, तो PIO क्या करेगा, उस जो SBI के पास गई है उसको वो वापस बोलेगा कि वो उसको वापस भेज देगा LIC के पास, जहाँ जानी चाहिए थी वहाँ भेज देगा, ठीक है। 5 दिन के अंदर अंदर कर देगा, और इसके लिए वो हमको इन्फॉर्म भी कर देगा, द रिक्वेस्ट टू डैट पब्लिक अथॉरिटी एंड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट इमीडिएटली, उसी वक्त हमको एप्लीकेंट को इमीडिएटली बता दिया जाएगा, ठीक। PIO जो है वो अपने वो किसी और की हेल्प भी ले सकता है, वो किसी अपने अंडर किसी को असिस्टेंट भी कर सकता है वो उसकी हेल्प करने के लिए। PIO में सीक्स द असिस्टेंट ऑफ एनी अदर ऑफिसर फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफिसर ड्यूटीज़, ठीक है, समझ में आ गया ना। वो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए अपने अंडर किसी भी ऑफिसर, किसी भी एम्प्लॉयज़ को रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है PIO को जो इन्फॉर्मेशन वो कितने दिन देनी होती है, 30 दिन में, 30 डेज, विद इन द 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट, कि उसको 30 डेज़ के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन हमको देनी होती है। तो चलो एक चीज़ बताना कि जैसे कि मैंने आज अप्लाई किया किसको, SEBI को कुछ अप्लाई करा कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसके बाद बीच में हड़ताल हो जाती है, 15 दिन की हड़ताल हो जाती है, और 15 दिन के बाद उसके पास वो एप्लीकेशन पहुंचती है, और फिर बताओ हम 30 दिन कहाँ से काउंट करेंगे, कि जब से उसकी एप्लीकेशन पहुंचती है तब से, या फिर जब हमने अप्लाई करा था तब से। तो इसका आंसर है कि जब से उसको एप्लीकेशन रिसीव होती है तब से हम 30 दिन काउंट करेंगे, ठीक है। जब से हमने एप्लीकेशन दी थी तब से नहीं, जब से उसको रिसीव होती है तब से, क्योंकि यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है 30 डेज़ फ्रॉम द रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट, जब से हम रिक्वेस्ट कर, जब से उसको रिसीव होती है तब से 30 डेज़ काउंट किए जाएंगे। आइदर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द पेमेंट ऑफ सर्च फीस, और जो हमने फ़ीस दी होगी उसको वो पे करेंगे, और उसके बाद वो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, या तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट द रिक्वेस्ट फॉर एनी ऑफ द रीज़न स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9, और जब वो रिजेक्ट करेगी तो उसे रीज़न भी बताना होगा, ठीक है, स्पेसिफाइड रीज़न होना चाहिए। अगर किसी की लाइफ और लिबर्टी का सवाल है, या फिर लाइफ और लिबर्टी से वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिंक होती है, तो फिर वो 48 आवर्स के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन हमको दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ द PIO फेल्स टू गिव द डिसीजन ऑन द रिक्वेस्ट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ही शैल बी डीम्ड टू बी हैव रिफ्यूज द रिक्वेस्ट। अब अगर PIO जो है वो उस स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अंदर रिक्वेस्ट नहीं देता है, तो हम ये मान लेंगे कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो जो हमारी रिक्वेस्ट है वो रिफ्यूज़ हो गई है, ठीक है। वेयर ए रिक्वेस्ट हैज़ बिन रिजेक्टेड द PIO शैल कम्युनिकेट, अगर रिक्वेस्ट हमारी रिजेक्ट होती है तो PIO को एप्लीकेंट को बताना पड़ता है,
और उसे ये भी बताना पड़ता है कि उसने रिजेक्ट क्यों करी, उसे रिजेक्शन का रीज़न बताना पड़ता है। और नेक्स्ट है द पीरियड विद विच एन अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शन मे बी प्रेफर्ड द। और जो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है उसके अगेंस्ट में हम अपील कर सकते हैं, वो भी हमको प्रेफर होना चाहिए। द पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेंट अथॉरिटी। PIO shall provide information in the form which sought। मतलब इसमें ये कहा हुआ है आगे कि PIO जो है वो हमको वो इन्फॉर्मेशन जिस फॉर्म में हमने मांगी होगी उस फॉर्म में वो ही हमको देगी। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिस फॉर्म में हमने एप्लीकेशन मांगे हो, इन्फॉर्मेशन मांगे हो, उस फॉर्म में ना मिले। अगर जो हमने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो पूरी डिसअप्रोप्रिएटली डाइवर्ट द रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, मतलब पब्लिक अथॉरिटी के बिल्कुल डाइवर्ट हो, या फिर उसमें पब्लिक सेफ्टी आता हो, या फिर प्रिवेंशन ऑफ द रिसोर्स ऐसा आता होगा, तो फिर उस केसेस में जो है वो हमको इन्फॉर्मेशन इफ़ अलोइंग पार्शियल एक्सेस, मतलब कि पार्शियल एक्सेस दे सकती है, मतलब कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती है, कुछ एक्सेस दे सकती है, कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकती है। द PIO शैल गिव द नोटिस टू द एप्लीकेंट इन्फॉर्मिंग। तो मतलब कि एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमने किसी LIC को इन्फॉर्मेशन दे दी, तो हमने उनको बोल दिया कि आप हमको पिछले 5 साल का डेटा दे दो, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो उनको पूरा ट्रक भर के इतने पेपर्स ज़्यादा भेजने पड़ेंगे, इतने ज़्यादा पेपर्स भेजने पड़ेंगे। तो फिर ऐसी केस में वो क्या करेंगे, पूरे सारे पेपर्स तो नहीं देंगे, पर वो हमको कुछ समरी वे में बता देंगे, तो समरी वे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो इसके लिए ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ऐसे केसेस में जो पब्लिक PIO है वो हमको इन्फॉर्मेशन उसी वे में देगा जिस वे में हमने मांगी होगी। पर कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें कि वो जो पब्लिक अथॉरिटी के बिल्कुल डाइवर्ट हो, या फिर किसी की पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट हो, या फिर प्रिवेंशन ऑफ रिकॉर्ड, या फिर इन सब के अगेंस्ट हो। तो इस केसेस में वो जो है हमको कोई और एसेस दे सकते हैं, मतलब कि वो सेम इन्फॉर्मेशन की जगह किसी समरी वे में इन्फॉर्मेशन या किसी अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे कि हमने इन्फॉर्मेशन कुछ मांग ले, तो फिर वो हमने मांग ली फिजिकली फॉर्म में और वो हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे रहे हैं या फिर ऑनलाइन भेज रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है वो हमको इलेक्ट्रॉनिक भी भेज सकते हैं। हम बाद में ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने तो फिजिकली मांगी थी पर आप तो हमको इलेक्ट्रॉनिकली दे सकते हो, तो ऐसा नहीं होगा। वो हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो हमको पार्शियल ऐसे मतलब कि हमने पूरी इन्फॉर्मेशन, हमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो हमको आधी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो हमको आधी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं किसी केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे द ओनली पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड रिक्वेस्टेड आफ्टर सेवियर्स एंड कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन विच इज़ एग्जाम्प्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर। ऐसी इन्फॉर्मेशन विच इज़ एग्जाम्प्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर है, जो जिसको भी बता नहीं सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं बता जाएंगी तो नहीं बताई जाएंगी। जैसे कि हमने पूछ लिया कि मोदी जी की कितनी सैलरी है, मोदी जी कितने बजे उठते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं, मोदी जी कहाँ कहाँ घूमते हैं ये तो बता ही देते हैं, इंटरनेट पे पता ही लग जाता है। मोदी जी कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, मोदी जी सुबह उठ के क्या खाते हैं, ये सब कुछ पूछ लिया हुआ है। तो इसमें एक ही चीज़ बताने के लायक है कि मोदी जी की कितनी सैलरी है, तो हमको यही बताया जाएगा। और बाकी कितने बजे खाते हैं, ये सब क्या क्या है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर है, जो बताना ज़रूरी नहीं है। मतलब ये तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, पर इसकी जगह पे कुछ और होगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। द रीज़न फॉर डिसीजन, पर वो हमको अपने डिसीजन लेने का रीज़न बताएंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो ये वो हमको बता देंगे, ठीक है। एंड विच इज़ और जिसने ये इन्फॉर्मेशन, जिसने ये रीज़न दिया हुआ है, मतलब कि जिसने ये हमको रीज़न फॉर डिसीजन, जिसने ये हमको डिसीजन दिया हुआ है, द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हु गिव द डिसीजन, मतलब नेम एंड उस पर्सन का नाम और डेजिग्नेशन बताया जाएगा जिसने कि डिसीजन दिया हुआ है, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ द फ़ीस कैलकुलेटेड, हमको पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी कि हमारी फ़ीस को कैसे रिवाइज करके ले रही हो, तो हमको हमारी फ़ीस पूरी बताई जाएगी कितने लेने, हिज और राइट्स, और हमको हमारे राइट्स बताए जाएंगे कि जब हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं वो, तो वो हमको बताएंगे कि हम उसको रिव्यू करवा सकते हैं या फिर अपील कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम अपनी एप्लीकेशन का, जो कि उन्होंने हमको डिस्क्लोज़ नहीं करी, तो फिर अब वो हमको बताएंगे कि अब आगे क्या करना है। कहने का मतलब यही है कि जो सर्टेन इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्वियसली एग्जाम्प्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर हो सकती हैं, उसके लिए सर्टेन रीज़न होंगे, वो रीज़न को बता दिए जाएंगे। तो बस अब आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी का जितना भी चैप्टर बच गया हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, एंड बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। बाय गाइस।